बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आजकल पाकिस्तान में एक नया चूरन बेचा जा रहा है और बार बार ये आ रहा है कि पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत बना दी जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी है और जो लोग ये ख्वाहिश लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, नॉर्मली इनका ताल्लुक भी एस्टेब्लिशमेंट से ही है। ज्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए थे, या वो लोग हैं जो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट के कॉरिडोर्स के अंदर आपको दिखाई देते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कौमी हुकूमत क्यों बनाना चाहते हैं? पहले आप ये देखें कि मुतालबात क्या है। ये नेशनल डायलॉग कमेटी है और अब इनकी तरफ से ये मुतालबा है कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, फजलुर रहमान और दीगर जितने अकाबरीन हैं उन सबसे मशवरा किया जाए और कौमी हुकूमत बना दें। सबको मिलाकर सियासी दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए डायलॉग की हमायत की जाए और ये एस्टेब्लिशमेंट हमायत करे डायलॉग की, ये सियासतदानों के डायलॉग करवाए और सियासी असीरान की रिहाई भी अमल में लाई जाए। जो कैदी हैं जिनको अंदर डाला हुआ है उनको भी बाहर निकाला जाए। इससे पहले जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब भी इस किस्म की बात लिख चुके हैं और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये बात वो लिख चुके हैं कि कौमी हुकूमत तो बनेगी और जरूर बनेगी और पत्थर पे लकीर है। कुछ और दीगर सहाफी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं वो भी अक्सर कौमी हुकूमत की बात कर देते हैं। हाँ, जिन लोगों पे नून लीग की मोहब्बत का रंग गालिब है वो लोग कौमी हुकूमत की बात नॉर्मली नहीं करते, लेकिन कौमी हुकूमत की बात अब इस्लामाबाद में बहुत तेजी से हो रही है। ये क्यों की जा रही है? देखिए, एक तो बात यह है कि इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर भी सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दिया और ये इमरान खान साहब की कामयाबी है। अपोजिशन यही करती है कि पॉलिटिकली अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएं और पाकिस्तानी बात मान नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। अभी कल ही एक और मल्टीनेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान, मित्सुबिशी, वो छोड़ के चली गई और एक के बाद एक बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान से फरार हो रही हैं और ये लगातार हो रहा है। इसका नुकसान जनाब पाकिस्तान को हो रहा है। जनवरी 2026 तक 125 सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान से निकल गई। कंपनियों का ताल्लुक बरतानिया से है, यूएई से है और दीगर कई ममालिक से है और एसईसीपी ने तमाम कंपनियों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। ये पाकिस्तान का सरकारी डाटा है जो ये बता रहा है, जो बात मैंने आपको बताई। नंबर 2, दहशतगर्दी काबू नहीं आ रही, सियासी इस्तेहकाम नहीं हो रहा, सरमायाकारी आने की बजाय पाकिस्तान से निकल रही है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताल्लुकात तो ट्रंप से बना लिए, शहबाज शरीफ के जरिए बड़े ठीक ठाक जूते पॉलिश भी किए गए, लेकिन उससे कोई माली फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान में इस्तेहकाम आया नहीं, माशी तौर पे, खास तौर पे। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम एक कौमी हुकूमत बना लेंगे। मेरे ख्याल में ये अगर एक बात सोचे ना कि हम बीच में से निकल जाएं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल जाए और एक आजाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दे और जो हुकूमत आए वो पाकिस्तान को चलाए, तो पाकिस्तान 2-3 साल में सेट हो जाएगा। ये जो कौमी हुकूमतों के फार्मूले, फलाने ढिमकाने, ये जब तक जर्नैल ऊपर बैठे रहेंगे ना तो इनकी अकल थोड़ी है। ये लंबे बूट पहनते हैं और इनकी जिंदगी और तरह की है, इनकी तालीम और तरह की है, इनकी तरबियत और तरह की है। ये लड़ने में बड़े शानदार है, वहां पे ये हमारे हीरोज हैं, लेकिन जब ये मईशत के मैदान में आते हैं, बाकी चीजों में आते हैं, वहां नाक कटवा देते हैं। लिहाजा जब तक ये ऊपर बैठे रहेंगे गवर्नेंस ऐसी ही मजाक बनी रहेगी और पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रहेगा। तो चाहे आप जो मर्जी हुकूमत बना ले। मैं मिसाल देता हूं आपको याद होगा 2022 की बात है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो एक कौमी हुकूमत तश्कील दी गई थी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सारी जमातें, कोई जमात उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जो हुकूमत का हिस्सा नहीं थी, सारी हुकूमत में थे। सिर्फ तहरीक इंसाफ को अकेले को बाहर रखा था। तो एक कौमी हुकूमत इन्होंने बनाई और उस हुकूमत ने रिकॉर्ड लगा दिए महंगाई के, बेरोजगारी के और कर्जों के और पाकिस्तान के अंदर मईशत की तबाही के, इंसानी हकूक की पामालियों के और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के। तो पीडीएम की सरकार इन्होंने जब बनाई थी तो वो एक कौमी हुकूमत थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई थी। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, बैरिस्टर साहब थे, महमूद मौलवी साहब थे। तो ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर साहब पे ये इल्जामात लगते रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर के कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने उनको नहीं लिया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि इनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। अब वो ये एक नया फार्मूला लेकर आए, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक के बाद एक खेलती है, लेकिन जो अपना काम है वो ये नहीं करते। यहाँ पे बदकिस्मती से एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है और ये बीएलए ने किया है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, कलअदम तंजीम है। उन्होंने पाकिस्तान के फौजी जवानों की वीडियो जारी कर दी है। ये फौजी जवान उन्होंने पकड़ लिए थे, जबरी तौर पे उन्होंने गिरफ्तार इनको कर लिया था। जबरी गुमशुदगी, जबरी तौर पे लापता करना, ये ऐसे ही होता है।
तो इन्होंने जनाब इनको पकड़ लिया था बगैर किसी कानून के, और ये एक गैर कानूनी काम उन्होंने किया बीएलए ने। और इन मजबूर फौजियों की अब वीडियोस जारी की जा रही हैं और वो काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कुछ फौजी तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। मैं वो कहना नहीं चाहता, फौजी यूनिफॉर्म के अंदर कोई आदमी इतना कमजोर दिखे तो अच्छा नहीं लगता, ये बहुत नामुनासिब है। और इसमें उनके मुतालबात जनाब वो कहते हैं मंजूर ना किए गए तो खुदा न खास्ता वो कत्ल कर देंगे। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो बार बार वीडियोस जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर से ही वीडियो जारी हो रही है, और पाकिस्तानी फौजी एहलकारों को जो है वो यरगमाल बनाया गया। इनका ताल्लुक पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से है, जो मैंने फौजी एहलकार देखे तो बड़ा अफसोसनाक है। तो इनकी रिहाई के लिए फौरी तौर पे इकदाम होने चाहिए, फौरन एक हंगामी ऑपरेशन करना चाहिए ताकि ये ड्रामा बंद हो। और ये वीडियो देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा से आती ना तो हम सबको अंदाजा है फिर क्या होना था, लेकिन क्योंकि ये बलूचिस्तान से आ रही है तो बलूचिस्तान की तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा तवज्जो देती नहीं है। देखिए, एक और चीज भी इंटरनेशनली आई है और वो पूरी दुनिया के अंदर जनाब वो फैल रही है बात के, और यूरोपीय अखबारात बाकायदा लिख रहे हैं इसे। फ्रांस के अंदर लिखा गया और जगहों पे भी ये बात छपी है और डिस्कस हो रही है। और एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में जो है वो मंशियात का कारोबार बढ़ता जा रहा है, और बैनुल-अक़वामी मीडिया इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में मंशियात का नया हब बन गया है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसने इसे कंट्रोल किया है। अब चंद सवाल आते हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कौन है जो मंशियात से पैसे बना रहा है? आम लोग तो इतने ताकतवर नहीं होते, और मंशियात का ये सारा कारोबार बॉर्डर्स के इलाकों में होता है। तो बॉर्डर्स के इलाकों में ताकत किसके पास है और कंट्रोल किसका है? एक और चीज ये है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? ये बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से मंशियात जा रही है, ये कैसे जा रही है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? फिर रोजाना अफगानिस्तान से हजारों माहिर वर्कर्स पाकिस्तान में दाखिल होते हैं जो मंशियात का काम करते हैं। यानी ये आम आदमी नहीं कर सकता। आम लेबर जो है ये मंशियात के खेत में काम नहीं कर सकती, आम लेबर जो है वो इसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकती। ये बड़े माहिर लोग होते हैं। ये हजारों की तादाद में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान रोज आते हैं। इनको कौन आने देता है? कौन इन्हें रास्ता देता है, परमिट देता है अंदर आने का? और ये रोजाना काम करके वापस चले जाते हैं। तो ये, और मैंने ये चीज खुद देखी है। और ये जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं जहां पे मंशियात तैयार होती है, उन फैक्ट्रियों को कौन तहफ्फुज दे रहा है? फिर ये माल कैसे पाकिस्तान के अंदर ट्रेवल करता है और पाकिस्तान से बाहर स्मगल होता है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इन चैलेंजेस का सामना है, खासतौर पर अपने जो मिलिट्री के लोग हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा करवाया जाए ताकि बददिली ना फैले। फिर नाज़रीन, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन तकरीबन पाकिस्तान की हो चुकी है। ये बात आप अपने ज़हन में रख लें। सिर्फ इसकी एक रस्मी जो अनाउंसमेंट है वो बाकी है, और वो रस्मी अनाउंसमेंट करने की किसी को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान की तरफ से कोई गर्म हवा नहीं जा रही। ये इसराइली बार बार कहते रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इसराइल का नाम भी नहीं लिया, फलस्तीनी बच्चों के जो कत्ल हुए उनका नाम भी नहीं लिया, और बोर्ड ऑफ पीस के इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी बात नहीं की शहबाज शरीफ ने जिससे नेतन्याहू या इसराइल नाराज हो जाए या उन्हें नागवार गुजरे। ऐसी कोई बात पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने नहीं की। अगर वो कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल को पता है वो क्या कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है लगातार वो कर रहा है, और उसको अगर जालिम आप कह भी दें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इसराइल नाराज हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर आदमी इसराइल को कभी नहीं मिला, और ये इसराइली वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा सबसे बेहतर आदमी है जो हमें व्हाइट हाउस में आज तक मुयस्सर आया। ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसराइल की राय है, इसराइली वज़ीर आज़म की राय है। तो हमारे वज़ीर आज़म ने भी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इसराइल को बुरा लगे। आज जो कौमी अखबार आते हैं पाकिस्तान में, वहां पे बाकायदा लिख दिया गया कि हजारों फौजी भेजने का वादा, ये चीज छप गई है और मेन हेडलाइन छपी है, हजारों फौजी गजा भेजने का वादा। तो ये जो फौजी गजा में जाएंगे, इसके लिए कौम को क्या एतमाद में लिया गया? इसके लिए क्या कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर डिबेट हुई? क्या अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने इस पे बात की? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट का अपना फैसला है और वो अपना फैसला मुसल्लत कर रहे हैं जैसे वो हमेशा से करते चले आए। पंजाब गवर्नमेंट का नाजरीन तैयारा जो है वो दर्द सर बना हुआ है पंजाब हुकूमत के लिए। अच्छा, मरियम नवाज को तो इस बात की फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आवाम से वोट ही नहीं लेना। उन्होंने तो आसिम मुनीर साहब को राजी रखना है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राजी रखना है। उन्होंने खुद बताया था कि वो तरीका उन्हें अच्छे से आता है कि उसमें जूते साफ करने पड़ते हैं, तो वो बहुत अच्छा ये काम कर रही है। तो उन्हें पता है कि मैं चाहे जहाज लूं, चाहे मैं रॉकेट लूं, चाहे जो मर्जी मैं चीज ले लूं, सोने का बना हुआ जहाज भी ले लूं, तो मुझे अभी कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि अवाम की औकात नहीं है, इनको लगता है।
और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके साथ है। तो ये तैयारा उन्होंने लिया और तैयारे के बारे में पता चल रहा है कि जनाब ये तो अय्याशी वाला तैयारा है। अब इसके ऊपर रिपोर्टें आ रही हैं सामने। ये तो बातें छुपा रहे थे लेकिन कंपनी ने बता दिया कि जनाब यही लेकर गए। अब ये प्राइवेट तैयारों में वो तैयारा है जो अय्याशी के लिए इस्तेमाल होता है, एक मुकाम रखता है। इलॉन मस्क जैसे लोग इस तैयारे को इस्तेमाल करते हैं। गल्फ स्ट्रीम बड़ा कमाल तैयारा है, महंगा तरीन जहाज है। इसमें बेडरूम भी है, बेहतरीन जबरदस्त, आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मसाज चेयर्स वगैरह बहुत कुछ है जहाज के अंदर। कमाल जहाज और बड़ा सेफ जहाज है। तो ये जनाब मरियम नवाज के लिए लिया गया ताकि वो इंजॉय करे। 4 झूठे जवाब अभी तक पेश किए गए मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से या पंजाब हुकूमत की जानिब से, और ये झूठे जवाब हैं चारों। मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, पहले ये कहा गया कि ये एयरलाइन के लिए खरीदा गया, फिर पता चला कि उस एयरलाइन का तो वजूद ही नहीं है, तो झूठ पकड़ा गया। फिर ये कहा गया ये एयर एम्बुलेंस है। और भाई इतनी महंगी एयर एम्बुलेंस तो होती नहीं। एयर एम्बुलेंस के लिए जहाज इस्तेमाल होते हैं, वो तो बहुत सारे लिए जा सकते हैं इतने पैसों में। तो ये एयर एम्बुलेंस भी नहीं निकली और ये भी झूठ पकड़ा गया कि इसके अंदर तो ऐसा कोई स्ट्रेचर कोई चीज है ही नहीं। फिर तीसरा जनाब ये किराए के ऊपर हम दिया करेंगे। और भाई इसका किराया कौन देगा? ये तो मिलियंस के अंदर इसका 1 घंटे का उड़ने का खर्चा है, यानी मिलियंस के अंदर इसका 1 घंटे का उड़ने का खर्चा है। ये इतना महंगा जहाज है, इसकी मेंटेनेंस पे बहुत पैसे लगते हैं। तो ये किराए वाला झूठ भी इनका पकड़ा गया। अब ये कह रहे हैं जनाब कि क्योंकि हमने गरीबों पे पैसे खर्च किए हैं रमजान में, तो अपने लिए एक तैयारा ले लिया, तो फिर क्या हुआ? आप अंदाजा करें कैसे बेशरम है ये लोग कि वो कह रहे हैं जनाब हमारा बजट है, हम जो मर्जी करें। और भाई कौम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा थोड़ी है। और गरीबों पे जो पैसा खर्च किया वो कौम का पैसा खर्च किया। गरीबों से ही पैसा छीनते हैं और फिर बाद में उन्हें उसमें से थोड़ी सी पीनट्स दे देते हैं, चंद दाने उनके आगे फेंक देते हैं। मिसाल के तौर पे गरीब का खून निचोड़ लेते हैं, गरीब को भारी बिल भेजते हैं, उसको टैक्सेस लगाते हैं। जब वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है तो थोड़ा सा पैसा वापस करके उस पर एहसान जतला देते हैं। ये इनका तरीका है, वारदात है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फिर भी जो रमजान के अंदर मुस्तहकीन को पैसे दे रही है या इमदाद दे रही है वो पंजाब गवर्नमेंट से ज्यादा है। यहाँ पे 10,000 है तो वहां पे 12,500 है, तो वो फिर भी ज्यादा इमदाद दे रहे हैं गरीब सूबा होने के बावजूद। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, ब्यूरोक्रेसी पर पंजाब में नई नवाजिशात शुरू हो गई हैं और नई गाड़ियों की भी एक कमाल किस्म की पॉलिसी आ गई है। अफसरान जो है वो अब ज्यादा लग्जरी और ज्यादा आसाइश वाली गाड़ियां, ज्यादा महंगी गाड़ियां बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर सकेंगे। उनकी तादाद भी बढ़ गई है और अनलिमिटेड पेट्रोल भी उनको मैसर रहेगा। फैमिली भी गाड़ियां इस्तेमाल करें, खुद भी गाड़ियां इस्तेमाल करें, अनलिमिटेड पेट्रोल भी है, मौजा ही मौजा। तो ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के लिए जबरदस्त पॉलिसी आई है और उन्हें बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा जनाब अगर आप परसेंटेज के अंदर देखें कि गुर्बत में इजाफा सबसे ज्यादा कहां हुआ है, तो ये सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जिस सूबे में सबसे ज्यादा गुर्बत में इजाफा हुआ है वो सूबा बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान तो पहले ही बहुत गरीब था। वो सूबा जंगजदा बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा ये नहीं है। वो सूबा जो है वो पंजाब है। पंजाब में सबसे ज्यादा गुर्बत के अंदर इजाफा हुआ है और लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन पंजाब के हुक्मरान अमीर हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। पंजाब के हुक्मरान जो है वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आसाइशें हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की एक मैं छोटी सी बात आपसे कर लेता हूं। तहरीक इंसाफ में शदीद मायूसी है। देखिए, जब तक इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर नहीं आएगा ना, या उनका कोई मैसेज क्लियरली सामने नहीं आएगा, या उनकी फैमिली बैठ के कोई क्लियर बात नहीं करेगी, तब तक मुझे लगता है कि यही सूरत रहेगी। लोग बहुत गुस्से में है कि उनके नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया इमरान खान के लिए। हकीकत पता है क्या? हकीकत यह है कि जो अवामी नुमाइंदे थे ना, वो अवाम की तरफ देख रहे थे। ये ने ईरान को राजी करने के लिए चाइना से मदद क्यों मांगी? उसकी 2 बहुत बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, अमेरिकी सेनेटर ने यह इंकशाफ किया, क्रिस्टियन गिलीब्रांड ने, कि ईरान जंग आज भी अमेरिका को रोजाना $1 अरब की पड़ रही है। और उन्होंने अपने हाउस में खड़े होकर यह कहा कि लोग हम पर शदीद नाराज हैं और हम नहीं जानते कि ये लड़ाई कब खत्म होगी और कितनी लंबी चलेगी। हमारे रोजाना $1 अरब अब भी ये जो नाकाबंदी की हुई है और जो फौज को स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, हथियारों की तरसील जारी है, ये रोजाना अमेरिका को $1 अरब की पड़ रही है। ये क्रिस्टियन गिलीब्रांड जो उनकी सेनेटर हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। दूसरा, ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला मिड टर्म इलेक्शन भी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो डरावना ख्वाब बन जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी सीटें इधर से उधर हो गई ना, तो ट्रंप का बचना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत थोड़े से मार्जिन से बचे हैं। ऐवान नुमाइंदगान के अंदर वोटिंग होती है और वोटिंग इस बात पे होती है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को महदूद किया जाए, इसकी करारदाद पेश की जाती है। तो एक तरफ वोट पड़ते हैं 212 और दूसरी तरफ ट्रंप की मुखालफत में भी वोट पड़ते हैं 212। तो यहां अगर एक वोट और दूसरी तरफ चला जाता तो डोनाल्ड ट्रंप फारिग हो जाते। अब ये हुआ है ऐवान नुमाइंदगान में कि बराबर होगी वोटिंग, करारदाद फारिग हो गई।
एक वोट भी यहां पे होता, अक्सरियत उनके पास आ जाती है, वो करारदाद पास हो जाती। तो ट्रंप कितनी थिन मेजोरिटी के साथ वहां पे मौजूद है। ट्रंप वो मेजोरिटी इंजॉय नहीं कर रहा जो अमेरिकी सदूर इंजॉय करते हैं, और मकबूलियत भी लगातार नीचे जा रही है। दूसरा, कांग्रेस की अप्रूवल जंग के हवाले से वहां पे एक करारदाद बार बार आई, वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक वोट से कामयाब होता है। सेनेट में भी कांग्रेस की जब करारदाद वहां पे आती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात उतने आसान नहीं है जितने माजी में हुआ करते थे। और अगर मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं किसी वजह से, वजूहात तो बहुत सारी हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और अमेरिका को अपना सदर तब्दील करना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप के खिलाफ एक मुआखजा या जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं वो आ जाए। और नॉर्मली फिर यही होता है कि जिस सदर को इम्पीच किया जाता है वो खुद ही रिजाइन करके चला जाता है। नादरीन, नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया और ऐलान किया है कि 60% गजा पे इस वक्त इसराइली फोर्सेस कंट्रोल कर चुकी हैं, यानी गजा का 60% इलाका इसराइल के कंट्रोल में है। और वो कह रहे हैं जी बाकी जो एरिया है उसको हम मुस्तकबिल में देख लेंगे। अब बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद से लेकर अब तक जो आलमी सतह पे आवाजें उठती थी गजा के लिए, वो भी वैसे नहीं उठ रही। वजह क्या है? बोर्ड ऑफ पीस बन गया है, सारे मुस्लिम ममालिक उसके अंदर शामिल हो गए हैं, तो जो आवाजें अक़वाम मुत्तहिदा में या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाई जाती थी, अब क्योंकि ये सारे खुद उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है जो गजा के मामलात को देख रहा है, तो वो उस शद और मत के साथ आवाज उठाई नहीं जा रही। बोर्ड ऑफ पीस ने मामले को दबाकर रख दिया है। जितना जुल्म और बर्बरियत गुज़िश्ता 3-4 सालों में हुई, बजाय कि उसका हिसाब लिया जाता, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो आवाजें उठती थी वो बांध दी गई हैं, ऐसा दिखाई देता है। एक और काम जो इसराइल कर रहा है, इसराइल को फौरी तौर पे उसकी फौज को तैयार किया जा रहा है ताज़ा हमलों के लिए, और ये इसराइली अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसराइल अगले हफ्ते ईरान पर हमले की तवक्को कर रहा है। देखिए, अगर चीन फौरी तौर पे जंगबंदी के अमल को मुस्तकिल नहीं करवा सकता, तो फिर अमेरिका को और इसराइल को दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि जब जंग चल रही होती है ना, तब जंगबंदी करवाना और शराइत मनवाना आसान होता है। जब जंगबंदी होती है उस वक्त शराइत को मनवाना उतना आसान नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मरतबा दोबारा सिचुएशन एक्सेलरेट करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर चाइना मुदाखलत करके जंगबंदी करवाएगा और नई शराइत के मुताबिक मामला शायद तय हो जाएगा। अगली खबर मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये एक मैसेज है नादरीन आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंट है खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते रहते हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे ईद आ रही है तो इस हवाले से भी लोग पैसे भेजेंगे, ईदी भी भेजनी है, कुर्बानी के लिए जानवर भी लेने हैं, और ईद के अलावा भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। तो अलग अलग तरीकों से पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं। मेरी टीम ने मुझे बताया था उस वक्त, तो मैंने कहा था पहले मैं चेक करूंगा। तो ये एक तरीकाकार है पैसे भेजने का, टैप टैप सेंड। ये एक मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में पैसे भिजवाने के लिए। क्योंकि मैंने जाती तौर पे 2-3 लोगों से पैसे भिजवा कर चेक किया, और जब मुझे कंफर्म हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एप्लीकेशन बहुत सेफ है, आप इससे पैसे पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं। 3 फायदे होंगे आपको, और चौथा फायदा मैं आपको बाद में बताता हूं। पहला फायदा तो इसमें यह है कि ये फास्ट ट्रैक है, आपका पैसा बहुत तेजी से पाकिस्तान चला जाएगा आपके प्यारों के पास। दूसरा फायदा यह है कि इसका एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा है, यानी जो कटौती होती है वो ज्यादा कटौती आपके पैसों में से नहीं होगी, आपके पैसे बचेंगे। नंबर 3, ये बहुत क्रेडिबल सोर्स है, यानी मैंने खुद करके देखा, तो इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि क्रेडिबल है, और आपके पैसे जरूर चले जाते हैं और आपको इससे फायदा भी होता है। और चौथा ये है कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक ईदी भी मिल जाएगी। ये ईद से पहले आप इसको ईदी कह लें और ईद के बाद आप इसको बोनस कह लें। यानी जो भी शख्स पहली ट्रांजैक्शन करेगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद या इस एप्लीकेशन के जरिए से, उसे एक बोनस भी मिलेगा। किन ममालिक से आप पैसे भिजवा सकते हैं? तो फिलहाल अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, कनाडा से और दीगर ममालिक से आप पैसे भिजवा सकते हैं पाकिस्तान में बड़ी आसानी के साथ। तो ये एक एप्लीकेशन है, टैप टैप सेंड, इसको आप इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में अपने प्यारों को पैसे भेजें। ज्यादा तेजी से जाएंगे और बगैर कटौती के जाएंगे, यानी बहुत कम कटौती होगी आपकी, एक्सचेंज रेट आपको अच्छा मिलेगा, और ये है कि आपके पैसे महफूज रहेंगे। ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है नादरीन आबना हुर्मुज़ में, और एक असलहे से भरा हुआ एक पूरा शिप वो काबू कर लिया। ये कैसे हुआ? ये बाकायदा बीबीसी के ऊपर इस पे खबर छपी हुई है कि खलीज ओमान में एक ऐसे जहाज को जो मुबैना तौर पे फ्लोटिंग आर्मरी यानी असला लेकर जाने के तौर पर काम कर रहा था, ईरानी फौजी एहलकारों ने इसको जब्त कर लिया है। और बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस तंजीम के मुताबिक ये जहाज अब ईरानी इलाकाई पानियों की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जिसके अंदर असला था। असले की नौयत के बारे में पता नहीं चला, लेकिन ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पूरा बहरी जहाज जो असला वाला है लदा हुआ, इन रिपोर्टों के मुताबिक जो बीबीसी में भी छपी है, ईरान ने काबू कर लिया है
और वो इस जहाज को अपने पानियों की तरफ, अपनी जमीन की तरफ लेकर जा रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर और है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो वफद गया ना चाइना में, वो अपने साथ अपने गैजेट्स नहीं लेकर गए, यानी अपनी जो जाती